In our previous lectures, we discussed about the J.J. Thomson atomic model, Rutherford atomic model, photoelectric effect, black body radiation, and many other phenomena. So basically, from the Young double slit experiment, it is confirmed that light is a wave, but from the energy quantization rule and photon concept of Einstein to explain the photoelectric effect, it is considered that light is a particle like nature. Light consists particle like nature. तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई. अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे अपन इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या मानकर चलते हैं कि लाइट इज़ अ वेव. लेकिन अपन जैसे ही आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, तो इन दोनों इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को क्या मानना पड़ता है? पार्टिकल मानना पड़ता है. दैट लाइट इज अ पार्टिकल. सो व्हाट इज दिस बेसिकली? लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ पार्टिकल. हाउ इज इट पॉसिबल, और व्हाट इज द significance of this phenomena basically? So this is called dual nature of light. So I can say that dual nature of light is nothing but states that light consists both particle and wave like nature. यानी कि जो लाइट है उसके पास पार्टिकल जैसा नेचर भी होता है और वेव जैसा भी नेचर होता है. अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? या तो वेव ही हो या पार्टिकल ही हो. और उस टाइम जो साइंटिस्ट थे उनके लिए भी ये जो कॉन्सेप्ट थी इसको समझना काफ़ी मुश्किल रहा. मीन्स द ड्यूल नेचर और ड्यूल बिहेवियर ऑफ लाइट वाज लाइक समथिंग एलियन फिनोमिना फॉर द साइंटिस्ट, एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू एक्सेप्ट दैट ड्यूल नेचर ऑफ लाइट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो वेयर इज द प्रॉब्लम, और हाउ वी कैन से दैट व्हेन लाइट would act like a particle and when it would act like a wave. कि लाइट, अब हमें कैसे पता चले कि हमें कोई भी जो अपन फिनोमिना पढ़ रहे हैं तो उस फिनोमिना के अंदर, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कब हमें लाइट को पार्टिकल मानना है और कब हमें वेव मानना है? तो सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया दैट व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विद मैटर इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड ड्यूरिंग द प्रोपगेशन इट बिहेव लाइक अ वेव. यानी कि जब लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, मैटर तो आप जानते हो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. तो जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तब इसका नेचर कैसा हो जाएगा? पार्टिकल जैसा नेचर हो जाएगा. और जब ये प्रोपगेट करेगा, समझ रहे हो, जब किसी भी मीडियम के अंदर प्रोपगेट कर रहा है या फ्री स्पेस के अंदर प्रोपगेट कर रहा है, उस वक्त इसका नेचर कैसा होगा? वेव जैसा नेचर होगा. कैसा नेचर होगा? वेव जैसा नेचर होगा. लेकिन ये बहुत ही सिंप्लीफाई करने के लिए, एक छोटी क्लास के बच्चे को समझाने के लिए बात कही जाती है कि ठीक है भाई देखो, जब मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है? लाइट फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिर रही है और फोटो सेंसिटिव मटेरियल उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एक तरीके से उन फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देता है, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं. ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी क्या होता है? लाइट गिरती है और जो मैटर है, भाई ब्लैक बॉडी क्या थी? एक एक्सपेरिमेंटल ब्लैक बॉडी क्या थी? मेटेलिक कैविटी थी. तो लाइट उस पर गिर रही है, तो लाइट किससे इंटरेक्ट कर रही है? मैटर से इंटरेक्ट कर रही है. तो ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए भी प्लैंक ने एनर्जी क्वांटाइजेशन रूल यूज़ किया. तो एक तरीके से हम नहीं कह सकते कि फोटोन कॉन्सेप्ट यूज़ की, तो मतलब पार्टिकल मानकर जो है उसको एक्सप्लेन किया. तो जब जब लाइट मैटर से इंटरेक्ट कर रही है तब तभी कैसा बिहेवियर शो कर रही है? पार्टिकल बिहेवियर शो कर रही है. लेकिन जब ये मीडियम के अंदर प्रोपगेट हो रही है, किसी भी मीडियम में या फिर फ्री स्पेस में, तो ड्यूरिंग द प्रोपगेशन इट शोज इट्स वेव नेचर. इंटरफेरेंस क्या होता है भाई? वेव बेसिकली क्या होती है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलकर डिस्ट्रक्टिव नेचर शो कर देती है, किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव शो कर देती है. तो इंटरफेरेंस क्या होता है? जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बेसिकली. ठीक है, कि वेव आकर मिली, दो वेव मिलती हैं, ठीक है, और मिलने के बाद किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती है, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किन्हीं पॉइंट पर बिल्कुल जीरो हो जाती है. सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, बाकी फिजिक्स में अपन इसको डिटेल में पढ़ते ही हैं. तो जब प्रोपगेट करता है लाइट तो ये वेव जैसा नेचर रखता है, लेकिन जब ये मैटर से इंटरेक्ट करता है तो ये पार्टिकल जैसा नेचर रखता है. ये बिल्कुल वैसे है जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है चिंटू,
उसका बिहेवियर आपके सामने बिल्कुल अलग होता है, लेकिन उसके पापा, अगर मान लीजिए उसके पापा स्ट्रिक्ट फादर हैं एक, तो पापा के सामने बिहेवियर अलग होता है। समझ रहे हो? ऐसे ही आप क्लासरूम में बैठे हो, अगर सामने कोई स्ट्रिक्ट टीचर खड़ा है पढ़ा रहा है तो आपका बिहेवियर थोड़ा अलग रहेगा, और अगर क्लास में कोई टीचर नहीं है तो बच्चे मस्ती मारने लग जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही है ड्यूल नेचर। ठीक है, जैसे बच्चों का है कि जब फादर हैं, स्ट्रिक्ट फादर हैं, तो काफ़ी डिसिप्लिन मैनर में बात करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करने लग जाएंगे, बुक खोल के बैठ जाएंगे। पापा नहीं है, कोई नहीं है, तो मस्ती मारेंगे दोस्त के साथ। तो बिल्कुल वैसा ही है ये। ठीक है, तो ड्यूल नेचर है। लेकिन क्या यहाँ पे लाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? वो ड्यूल नेचर शो कर रही है, क्योंकि ड्यूल का मतलब डबल। ठीक है, यानी कि अपन शुद्ध हिंदी में इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? दोगलापन। दोगलापन मतलब जो उसका व्यवहार है वो बदल जाए परिस्थितियों के अनुसार, उसको अपन कहते हैं कि दोगला आदमी है यार ये तो, है ना, कहते हैं ना। तो क्या लाइट के अंदर दोगलापन है? क्या लाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम है? द आंसर इज नॉट। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? बेसिकली द प्रॉब्लम इज इन अवर लैंग्वेज। प्रॉब्लम इज इन अवर लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि अपने लैंग्वेज के अंदर ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जो लाइट की प्रॉपर्टीज को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। यानी कि सिंगल वर्ड नहीं है जो लाइट की प्रॉपर्टीज को बता सके, क्योंकि उससे पहले जब ये फिनोमिना है उससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो लैंग्वेज के अंदर कोई वर्ड ही नहीं था। अब कोई वर्ड नहीं था तो उससे पहले एक वेव नेचर का वर्ड था, एक पार्टिकल नेचर का वर्ड था। पार्टिकल पार्टिकल हुआ करते थे और वेव वेव हुआ करती थी। लेकिन जब लाइट के बारे में पता चला कि तो दोनों प्रॉपर्टी रख रहा है, अब क्योंकि ऑलरेडी कोई वर्ड था ही नहीं तो इसको क्या कह दिया गया? ड्यूल नेचर कह दिया गया। तो ध्यान रखना, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द लाइट, द प्रॉब्लम इज इन अवर लैंग्वेज। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में ही कोई वर्ड नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में कोई वर्ड नहीं है। अगर हम मानकर चलते हैं ये बात तो ये जो दोगलापन है बेसिकली ये प्रॉब्लम लाइट की नहीं है, ये प्रॉब्लम कहाँ है? हमारी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कि जो मैटर जो है, मैटर भी वेव नेचर शो करता है। ये बात डी ब्रोगली ने बताई, तो आगे आएगा ये। ठीक है, एक बार अपन यहीं रहते हैं कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पे रहते हैं। एक और चीज, जब अपन क्वांटम एस्पेक्ट देखेंगे, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स का एस्पेक्ट देखेंगे एटॉमिक मॉडल के अंदर, तो वहाँ पे श्रोडिंजर इक्वेशन आती है। श्रोडिंजर एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स का या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो जब भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर श्रोडिंजर इक्वेशन से फॉर्मुलेशन किया जाता है मैकेनिक्स का, किसी भी फिनोमिना का, तो कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती ये बताने की कि यहाँ पे लाइट वेव है या पार्टिकल है। मतलब एक मैथमेटिकल इक्वेशन चलते एक वेव फंक्शन लिखा जाता है। ठीक है, और उसकी मदद से, यानी कि वेव फंक्शन की मदद से और श्रोडिंजर इक्वेशन की मदद से अपन पूरा का पूरा फिनोमिना आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो वर्ड है कि ये वेव है या पार्टिकल है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्लियर है? अभी आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि जो लाइट है वो ड्यूल नेचर शो करती है, मीन्स लाइट इज a particle as well as a wave. It acts like a wave during its propagation and it acts like a particle when it interacts with the matter. जब ये मैटर से इंटरेक्ट करेगी तो पार्टिकल नेचर शो करेगी, और जब प्रोपगेट करेगी तो ये वेव नेचर शो करेगी। ठीक है, तो फ्रॉम वेव नेचर वी कैन एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। फ्रॉम पार्टिकल नेचर वी कैन एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारे इफेक्ट अपन पार्टिकल नेचर से जो है प्रूव कर सकते हैं। तो बात यहीं पे नहीं रुकी कि भाई लाइट का ड्यूल नेचर है। ठीक है, हालांकि अपने को थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा अपनी कहानी में, क्योंकि अपन 1911 के अंदर थे, 1911 के अंदर थे जब रदरफोर्ड मॉडल आया, और उसके बाद 1913 में बोर मॉडल आया। लेकिन बोर मॉडल से काफ़ी बाद, यानी कि 1923 के अंदर, बोर मॉडल अपन आगे वाले लेक्चर में देख लेंगे। एक बार अपन थोड़ा सा कहानी में जंप कर जाते हैं ना, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, अचानक से कहानी दादा से सीधे कहाँ चली जाती है? ग्रैंड सन पे चली जाती है, फिर वापस दादाजी पे आती है। इस तरीके से अपने एक बार एक जंप ले लेते हैं। तो इन 1923 डी ब्रोगली postulated a hypothesis, and according to the de Broglie hypothesis, matter also have a wave which is associated with it having the wavelength depending on its momentum. कि डी ब्रोगली ने क्या कहा कि हर एक मैटर पार्टिकल, यानी कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल से भी एसोसिएटेड एक वेव होती है। क्या कहा? देयर इज ऑलवेज
an associated wave with a particle and the wavelength of this wave depends on the momentum of the particle. कि जो पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड, उससे जुड़ी हुई क्या होगी, एक वेव होगी, और उस वेव का जो वेव लेंथ होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उस पार्टिकल के मोमेंटम पे डिपेंड करेगा. एंड वेवलेंथ इज गिवन बाई लैम्डा इक्वल्स टू h बाई p. यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ हो गया, h प्लैंक कांस्टेंट हो गया, और p क्या हो गया, मोमेंटम हो गया. और मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल्स टू mv होता है. तो मैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv. तो यानी कि डी ब्रोगली ने क्या बता दिया, डी ब्रोगली ने ये बता दिया कि भैया वेव यानी कि जो लाइट जिसको आप वेव मानते हो उसका ही ड्यूल नेचर नहीं है, हर एक चीज का ड्यूल नेचर है. क्यों, क्योंकि पार्टिकल से भी एसोसिएटेड एक वेव है, पार्टिकल से एसोसिएटेड भी एक वेव है जिसकी वेवलेंथ h अपॉन p है. p यहाँ पे उस पार्टिकल का मोमेंटम है. इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर. क्या कहते हैं, ड्यूल नेचर और ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर. ठीक है, तो जैसे मैं मूव कर रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी और मेरा मास मल्टीप्लाई होगा तो p आ जाएगा, और h प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड. तो अगर मैं h में मेरे मोमेंटम से डिवाइड कर दूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वेवलेंथ. क्या आ जाएगी, वेवलेंथ. क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी. अब क्योंकि मोमेंटम की अगर अपन बात करें तो मोमेंटम हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा. हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि मास बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, लेकिन अगर सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करूं तो सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए क्योंकि मास बहुत कम है तो मोमेंटम क्या होगा, बहुत ही कम होगा अगर उसकी वेलोसिटी कम है तो, क्योंकि मास बहुत कम हो गया है. तो यही रीज़न है कि सब एटॉमिक पार्टिकल में क्लियरली हमें क्या नज़र आता है, उनका वेव नेचर एक्सपेरिमेंट में शो हो जाता है. लेकिन जब मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे से एसोसिएटेड वेव आपको दिखाई नहीं देगी. या फिर जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट की जो बॉल है, बॉल मूव कर रही है, बॉल के पास मोमेंटम है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव है. लेकिन क्योंकि ये एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है बॉल, तो इसे एसोसिएटेड वेव का नेचर देखना एक्सपेरिमेंटली क्या है, एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल है. लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल उनका साइज बहुत छोटा होता है, उनका मास बहुत कम होता है, तो उनके लिए उनका वेव नेचर एक्सपेरिमेंट में देखना बहुत आसान हो जाता है. और यहीं से डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन बीम के साथ, और इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली दोनों नेचर शो कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन वेव भी है. तो इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, आपको पता है बहुत छोटा सा पार्टिकल है. तो वहाँ पर मैटर वेव की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाना या एक्सपेरिमेंटली देखना आसान होता है, बजाय आप किसी भागते हुए इंसान के साथ की कोई वेव के बारे में पढ़ना चाहते हो, क्रिकेट बॉल से एसोसिएटेड वेव के बारे में पढ़ना चाहते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ड्यूल बिहेवियर और ड्यूल नेचर ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा, और ड्यूल नेचर और ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर समझ में आ गया होगा. और इस फिनोमिना को मैटर वेव भी कहते हैं, क्योंकि मैटर से एसोसिएटेड वेव है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मैटर वेव्स कहते हैं. और मैटर वेव की कॉन्सेप्ट आपकी जो पीजी क्लासेस होंगी, देखो हालांकि कॉमन सा एक बेसिकली बच्चे कहते हैं कि टीचर क्या करते हैं, स्कूल लेवल पे बता देते हैं कि ये बेटा तुम कॉलेज में पढ़ोगे, और कॉलेज में जाने के बाद आपने मीम्स देखे होंगे ना, कॉलेज में जाने के बाद प्रोफेसर क्या कह देता है कि ये आपने स्कूल में पढ़ के आए हो आप, ये चीज़ है ना, ऐसे मीम्स आपने देखे होंगे. बट असल में बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी वेस्ट चीज़ें हैं. एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली जस्ट यू कैन से दैट अ पार्ट ऑफ फिजिक्स बेसिकली, एंड फिजिक्स इज़ रियली अ वेस्ट सब्जेक्ट. ठीक है, तो इस क्लास में 11th क्लास में मैं इतना कुछ नहीं बता सकता हूँ. बट हाँ, आपकी अगर आप केमिस्ट्री अगर कंटिन्यू करते हो फॉर द पीजी क्लासेस तो एक सब्जेक्ट चलेगा क्वांटम केमिस्ट्री, और क्वांटम केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें आपके वहाँ पे चलेंगी बेसिकली कि हाँ क्वांटम क्या कहता है, क्योंकि क्वांटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में है. ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन ने बात कर ली किसकी, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की एंड द मैटर वेव, और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की. क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. स्टे सेफ, टेक केयर.